एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स, जिन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स भी कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो देखो ये होते क्या है, मैंने आपको ये चीज़ बताई है, जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मेनली उसमें कार्बन हाइड्रोजन का जो फ्रेमवर्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, अब जो ये कार्बन हाइड्रोजन जिसमें होते हैं उनको क्या कहते हैं कलेक्टिवली, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो कहा जाता है कि सभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनके सभी के जो पेरेंट है वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। दैट मीन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, बड़े से बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, वो हाइड्रोकार्बन से ही बना है। जैसे कि यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन लेके एक अपना RH, ठीक है, R स्टैंड्स फॉर लॉन्ग चेन, जो कि कार्बन हाइड्रोजन का फ्रेमवर्क है R, और यहाँ पर आप ऐड कर लेते हो सम ग्रुप, ठीक है, और रिमूव हो जाता है हाइड्रोजन, तो ये आ गया RG। ठीक है, R है आपका पूरा कार्बन हाइड्रोजन का फ्रेमवर्क, पूरा स्ट्रक्चर, और जो ये G यहाँ पर लगा है दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये एटम्स भी हो सकते हैं। बेशक यहाँ पर हमने ग्रुप लिखा है लेकिन ये एटम्स भी हो सकते हैं, तो इनकी सर्टेन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, खास करके इनकी वजह से पूरे के पूरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सारी डिपेंड करती है इस फंक्शनल ग्रुप पे। ठीक है, तो ये इसकी काइंड ऑफ आइडेंटिटी हो जाती है। तो इसका डेफिनेशन आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम। कोई एक सिंगल एटम भी फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है, जो कि आगे आप पढ़ोगे भी एग्जाम्पल्स जब हम करेंगे इसके। एज एन एटम or group of atoms present in a molecule which are responsible for most of its chemical properties। जो सारी की सारी chemical properties होती है उसके लिए वो functional group क्या होता है, responsible होता है। जैसे कि एक functional group होता है हमारे पास ये वाला OH वाला हाइड्रोक्सी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं जब OH लग जाता है। तो जो भी अल्कोहल में जो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है वो होती है ड्यू टू दिस OH ग्रुप की वजह से। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी होती है मॉलिक्यूल की उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये एटम्स भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। तो देखो फर्स्ट है, यहाँ पर हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी हम जैसे अल्कोहल्स बोलते हैं, तो ये क्लासेस है। ठीक है, तो अल्कोहल्स में फंक्शनल ग्रुप कौन सा यूज होता है ये देखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कई आपने फंक्शनल ग्रुप शायद लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, पर कई यहाँ पर और भी ऐड होने वाले। देखो जो अल्कोहल्स होते हैं उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। ठीक है, OH। अब ये जो यहाँ पर लगा है, बॉन्ड लगा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर पूरा चेन है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का फ्रेमवर्क है पूरा यहाँ पर, या फिर आप कह सकते हो कोई चेन है, लॉन्ग चेन इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो बेसिकली जो ये हम पोर्शन दे रहे हैं OH के साथ वो क्या है, वहाँ पर R आ जाएगा। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब एल्काइल होता है, मतलब ये कार्बन की चेन हो सकती है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का फ्रेमवर्क यहाँ पर है, उसके साथ OH लगा है, तो जस्ट हम फंक्शनल ग्रुप को ऐसे बॉन्ड करके बना देगी, उसकी कनेक्टिविटी बताएगी कि चेन से कनेक्टिविटी कौन से एटम से होगी, तो ये है OH। ठीक है, फिर आता है थायो एल्कोहल्स। और एक बात, कभी भी आपको कहीं पर थायो लिखा हुआ आए तो थायो का मतलब होता है सल्फर। अब यहाँ पर अल्कोहल्स है लेकिन साथ में थायो लिखा हुआ है, दैट मीन्स अल्कोहल ही होगा, मतलब OH की तरह ही होगा, जस्ट ऑक्सीजन को आपने रिप्लेस करना है बाय SH, बाय S, तो ये हो गया SH। ठीक है, सिंपल है थायो एल्कोहल्स। हेलोजन्स कौन से होते हैं, हेलोजन्स के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें X लग जाता है। X क्या होता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग सकता है। ठीक है, एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं CHO। ठीक है, और क्या होता है, देखो ध्यान से, ये हो गया कार्बन, इस पे हो गया डबल बॉन्ड O, और आगे हो गया H, जिसे हम शॉर्ट में कई बार CHO भी लिखते हैं। अब देखो क्या होता है, आपको ध्यान देना है यहाँ पर
कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा। देखो अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवेलेंट एटम है, वो 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से लग जाएगी, एक हाइड्रोजन लग जाएगा और ये जो बॉन्ड है वो कहाँ लगेगा, वो पूरी आपकी जो चेन है, फर्दर पार्ट है मॉलिक्यूल का, कंपाउंड का, वो चीज़ वहाँ पर लग जाती है। ठीक है, तो ये CHO क्या होता है, ये एल्डिहाइड होता है। कीटोन क्या होता है, कीटोन एल्डिहाइड की तरह ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन नहीं होता। दोनों साइड पे क्या होते हैं, दोनों साइड पे कार्बन्स लगे होते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे कार्बन्स लगे होते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो कीटोन ये हुआ ना, तो दोनों साइड से क्या होगा, जो आपकी चेन है वो कंटिन्यू होगी, मतलब यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। सो दिस इज कीटोन। कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप हम ये वाला यूज करते हैं, मतलब ये वाला कहीं आपके पास आपके कंपाउंड में है तो समझ जाना वहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है। तो इसके स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। तो थायोकीटोन क्या होगा, सिंपल है, थायोकीटोन भी क्या होगा, यहाँ पर आप जस्ट क्या कर दोगे, सल्फर लगा दोगे, क्योंकि थायो का क्या मतलब होता है कि सल्फर आना है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड सल्फर है और यहाँ पर 2 बॉन्ड्स हम लगा देते हैं फर्दर चेन के लिए। अब जो थायो एल्डिहाइड है, देखो एल्डिहाइड में ही थायो एल्डिहाइड भी कर सकते हैं, इसी तरह कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर और एक में आपका चेन आ जाएगा और एक साइड पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, अब ईथर देखते हैं, ईथर क्या होता है, ये हम ईथर यहाँ पर देखेंगे। ईथर होता है आपका ऑक्सीजन अगर लगा है बीच में कहीं, वो होता है ईथर। मतलब ऑक्सीजन इस तरह से लगा हो और उसके दोनों साइड से कनेक्टेड हो चेन्स, ठीक है, तो वो क्या होता है, ईथर। जैसे कि CH3 ऑक्सीजन, CH3। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन है, तो ये पोर्शन क्या है, ये है ईथर, ईथर लगा है बीच में। ठीक है, तो जो ईथर होते हैं उनके स्ट्रक्चर किस तरह से पता चलते हैं, वो इस तरह से होते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, थायो ईथर क्या होते हैं, अगेन हमने क्या करना है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा देना होता है जब थायो आता है। तो ये आ जाएगा सल्फर अगर बीच में लगा है, जैसे यहाँ पर CH3 सल्फर और CH3 लगा होगा तो इसे कहेंगे थायो ईथर। ठीक है, अब देखो जो थायो ईथर होते हैं उन्हें हम सल्फाइड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सल्फर है इसीलिए इन्हें थायो ईथर को सल्फाइड भी कहा जाता है। अब आते हैं एस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टर क्या होते हैं, इस तरह से, पहले मैं चलो आपको एसिड बता देती हूँ, एस्टर आपको ज़्यादा इजीली समझ जाएगा। देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, यहाँ से आप कनेक्टेड करोगे, ठीक है, किसी भी रिंग से या फिर चेन से, यहाँ से कनेक्शन होगा। ठीक है, फिर आ जाएगा COOH, ठीक है, COOH, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एस्टर यहाँ पर कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH। आर का मतलब कि यहाँ पर पूरा अदर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है। ठीक है, COOH इस तरह से आ गया। तो यहाँ वाले हाइड्रोजन को अगर आप किसी R से, मतलब किसी भी कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप से आप इसको रिप्लेस कर देते हो, मतलब COOR, तो ये बन जाता है एस्टर। तो हमेशा याद रखना है कि जो एसिड और जो एस्टर है वो आपस में क्या है, काफ़ी सिमिलर होते हैं। एसिड में यहाँ पर हाइड्रोजन है और जो एस्टर एस्टर है उसमें क्या हो जाता है, उसमें R आ जाता है। तो एस्टर में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर अगर आपने लिखा COOH तो जो एस्टर है उसमें आ जाएगा COOR। ठीक है, ये हो गया एस्टर। अब एसिड अमाइड है, उसे कैसे लिखोगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये वाला है। तो एसिड अमाइड क्या होगे, अमाइड क्या होता है जहां पर NH2 लगता है, तो एसिड अमाइड क्या होगे, एसिड था COOH था आपका एसिड। ओके, एसिड अमाइड कैसे आप लिखोगे, एसिड अमाइड कैसे लिखोगे, इस हाइड्रोजन की जगह आपको चेंज करना है, इस OH की जगह आपको चेंज करना है NH2 से। ठीक है, तो NH2 से आ जाता है ये अमाइड, तो ये CO के साथ हो जाता है एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड कौन से होते हैं, CO और साथ में NH2। ठीक है, ये होते हैं एसिड अमाइड्स। एसिड क्लोराइड क्या होते हैं, जैसे हमने अमाइड में यहाँ पर NH2 करा था, उसी तरह से हम एसिड क्लोराइड में OH की जगह हम यहाँ पर लगा देते हैं क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है
Cl, ठीक है, क्लोराइड हम इस तरह से यहाँ पर लगा देते हैं। एसिड एनहाइड्राइड में क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड में दो कार्बोनाइल्स इस तरह से लगे होते हैं और दोनों के बीच में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये लिंक्ड होते हैं अदर एल्काइल ग्रुप से। तो इस तरह से ये एनहाइड्राइड होता है, क्योंकि ये कैसे बनता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से जब आप वाटर रिमूव करते हो तो ये एसिड एनहाइड्राइड बनता है। कैसे, ये भी देख लेते हैं ज़रा। देखो यहाँ पर है एक, मान लेते हैं COOH, एक एसिड का पोर्शन है, यहाँ पर कोई इसकी दूसरी रिंग है, मतलब इसकी कॉन्टिन्यू जो चेन है वो है। दूसरा एसिड भी है ये वाला OH और ये C डबल बॉन्ड O और ये फर्दर इसकी यहाँ से चेन है। अब यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है ये वाला और ये वाला, तो ये माइनस वाटर जब आप करते हो, एनहाइड्राइड का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, वो एनहाइड्रस का मतलब वाटर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लिंकेज देखते हो वो है C डबल बॉन्ड O और ये वाला ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाटर निकल गया है तो दूसरे का ये C डबल बॉन्ड O रहता है। तो ये जो पोर्शन होता है, ये जो यूनिट होता है, ये कहीं पर आपको दिख जाए, इसका मतलब होता है ये एनहाइड्राइड है, ठीक है। क्या है, एनहाइड्राइड है। सो यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड इस तरह से लिखे जाते हैं। अब सल्फोनिक एसिड क्या होता है, सल्फोनिक एसिड बेसिकली होता है SO3H, ठीक है। अब SO3H को आप किस तरह से लिख सकते हो, SO3H को इस तरह से हम एक्सपैंड कर सकते हैं। सल्फर लिख लिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर SOOH, ठीक है। दैट मीन्स ये होता है SO3H, जिसे हम एक्सपैंड करके इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब है एल्काइल साइनाइड, वेरी इजी। एल्काइल साइनाइड क्या होते हैं कि साइनाइड लगा हो अगर आपके पूरे एल्काइल चेन में, तो ये हो जाते हैं इस तरह से C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका रिवर्स होता है आइसोसाइनाइड। कभी भी आइसोसाइनाइड होगा तो साइनाइड का रिवर्स कर देना है। अब जो लिंकेज होगी वो नाइट्रोजन से होती है, अगर लिंकेज नाइट्रोजन से हो रही है तो उसका मतलब वो है आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन इधर आता है, कार्बन पीछे जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन की तरफ होता है, या फिर कई जगह इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरह से भी है। नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन की तरफ, तो पॉजिटिव एक्वायर करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, कार्बन पे नेगेटिव लगा दो। दोनों वे सही है, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बता दो या फिर इस तरह से बता दो, ठीक है। फिर है नाइट्रो एल्केन। अब ये नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2 होता है, एल्केन में नाइट्रो ग्रुप लगा है तो नाइट्रो होता है NO2, और इसको कैसे आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, डबल बॉन्ड O होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, ये बना सकते हो। या फिर कई जगह इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि डबल बॉन्ड O तो सही है, यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, तो ये एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज ऑक्सीजन एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर अगर लिखा हो, दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रो ग्रुप को, ठीक है। एल्केन में नाइट्रो हो जाए, लग जाए, तो वो बन जाता है नाइट्रो एल्केन। एल्काइल नाइट्राइट। अब ये एल्काइल नाइट्राइट क्या होते हैं, देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आपको नाइट्राइट आ जाएगी, जब भी आपको नाइट्राइट आ जाए तो क्या होता है, पहले ये चीज़ आप समझो कि अगर साइनाइड CN या फिर NC आइसोनाइट्राइल, ये दोनों चीज़ें हैं, आइसोसाइनाइड है तो इनका दूसरा नाम होता है, इन्हें नाइट्राइल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्राइल भी कहते हैं, ठीक है, इनका नाम नाइट्राइल भी होता है। और आपको पता है NO2 तो आपको पता ही है, NO2 लगा हो तो उसको नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से ऑक्सीजन से लिंकेज है और आपके पास N डबल बॉन्ड O है, ये आपके पास सेटिंग अगर है, इसे कहते हैं हम नाइट्राइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है राइल, नाइट्राइल, और यहाँ पर है राइट। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि राइट कौन सा है और राइल कौन सा है। राइट में क्या होगा, ऑक्सीजन से लिंकेज होगी, ONO को नाइट्राइट कहते हैं, नाइट्राइल में साइनाइड या आइसोसाइनाइड आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, नाइट्राइट है, तो नाइट्राइट ग्रुप कौन सा हो जाएगा, नाइट्राइट ग्रुप होता है ऑक्सीजन से लिंकेज है, उसके बाद नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये कहलाता है नाइट्राइट। प्राइमरी अमीन्स कौन से होते हैं, अमीन्स क्या होते हैं, अमीन्स होते हैं
अमीन्स होते हैं आपके NH2, ठीक है, ये होते हैं अमीन्स। इसको आप क्या कहते हो, इसको आप प्राइमरी अमीन भी कहते हो। देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का फंडा क्या होता है, अगर आपके पास प्राइमरी कह रहे हैं दैट मीन्स जो भी जिस भी ग्रुप को आप प्राइमरी कह रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। जैसे कि यहाँ पर इसकी अटैचमेंट ओनली वन साइड से है, चेन तो कार्बन की होगी, ठीक है। और जो सेकेंडरी होता है उसमें क्या है, ये नाइट्रोजन दो तरफ से अटैच्ड है, मतलब दो यहाँ पर कार्बन्स लगे हैं, ये हो गया हाइड्रोजन। और टर्शरी क्या होगा, टर्शरी में तीनों साइड से क्या है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन्स है, तो ये 3 डिग्री हो गया, ये हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जिन्हें कहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइमरी अमीन कैसे रिप्रेजेंट होता है, NH2 से, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। सेकेंडरी कैसे होता है, इस तरह से NH से। और टर्शरी कैसे होता है, टर्शरी होता है हर तरफ से आपको कार्बन ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे फंक्शनल ग्रुप्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो एल्काइल साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं नाइट्राइल, ठीक है, ये नाइट्राइल है और ये क्या है, नाइट्राइट है। तो ये जो मैंने आपको बताया है नाइट्राइल और नाइट्राइट का, ये चीज़ ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कई बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि नाइट्राइल क्या होता है, नाइट्राइट क्या होता है। तो एक बार ये चीज़ आप समझ लेना अच्छे से, ठीक है। तो हमने काफ़ी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स कवर कर दिए हैं। अब आप इनकी प्रैक्टिस करना, खुद लिख के देखना, पॉज करके खुद साथ साथ में। बेशक आप इसकी लेक्चर की स्पीड बढ़ा देना, साथ साथ में रिवाइज कर देना इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप अभी क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप्स की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर, कि किस तरह से IUPAC नॉमेनक्लेचर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।